हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुजीत सर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का, जो कि साइंस क्लास 10th का होने वाला है। ये क्लास 10th के साइंस को मैंने देखने वाला हूं, जो कि इसमें पूरे का पूरे कम से कम 30 से 22 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि मोस्ट वीवीआई होने वाला है। इसमें जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो सारा का सारा एग्जाम के व्यू से मोस्ट वीवीआई होने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th का, तो वो इस वीडियो को एक बार जरूर से जरूर देखें, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं आप लोग को बारीकी ढंग से एक एक करके मैं दिखाता हूँ। इसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, एकदम बिल्कुल फ्री। आप इसके लिए टेंशन ना लीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या हो। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए, मेरा जो क्वेश्चन होने वाला है, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि भास्मिक लवण जो है वो किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले भी इसका डिफिनेशन एकदम बहुत ही सिंपल और सरल परिभाषा लिखा हुआ है कि जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भास्मिक के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है वह भास्मिक लवण कहलाता है। यानी इसमें मेरा दो ही चीज है। एक है दुर्बल भस्म, ये दो चीज पर ध्यान देना, एक दुर्बल भस्म और एक क्या है, प्रबल, सॉरी, दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म। ये बात को ध्यान दीजिएगा। बस आपका डिफिनेशन बन के रेडी हो गया। यानी कि दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म के साथ अभिक्रिया कराने पर जो लवण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे भास्मिक लवण। क्या बोलेंगे? भास्मिक लवण बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म के साथ जैसे ही मैंने रिएक्शन करवाया, तो इस कंडीशन के बाद जो मेरा मिलने वाला वो क्या मिलेगा? भास्विक लवण बनेगा और प्लस जल बनेगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए, ये रिएक्शन गलत लिखा हुआ है, इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए। मैं रिएक्शन एक देता हूँ एग्जांपल। जैसा कि H2SO4 जो हमारा है वो एक दुर्बल अम्ल है, और इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं प्रबल भस्म जो कि NaOH है, तो इसके साथ जैसे ही मैं करवाता हूँ रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर से? आपको बनने वाला Na2SO4, Na2SO4 बन जाएगा, और प्लस में H2O भी बनेगा। लेकिन ये जो समीकरण जो बनाए वो आपका संतुलित नहीं है, तो इसको क्या करना है? बैलेंस कर देना है। तो बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ पर सोडियम इधर दो पार्ट्स है, इसका एक ही भाग है, तो यहाँ पे सोडियम के आगे क्या लगा देना? हमको दो लगा देना। तो सोडियम के आगे जैसे ही लगाएंगे दो, आपका बैलेंस हो जाएगा। देखिए, Na इधर दो हो गया, इधर दो हो गया, SO4 इधर था, SO4 है। अब H देखिए, यहाँ पर से चार, आपको दो इधर दिख रहा है, दो इधर, चार दिख रहा है। यहाँ पर जैसे ही दो लगा देंगे हम, तो ये भी हो जाएगा चार। और ऑक्सीजन की बात कर ले, इसका दो, ये तो चार यहाँ पे यूज हो चुका है। तो ये मेरा बैलेंस हो गया। तो इस रिएक्शन को आप लोग नोट कर लेंगे। ये जो ऊपर जो रिएक्शन दिया गया, उस रिएक्शन को ना नोट करेंगे, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन जो लिखा हुआ है वो गलत हो चुका है। यहाँ पर H2SO4 के H2SO3 लिखा गया, यहाँ पे Na2SO4 होना चाहिए, तो यहाँ CO3 लिखा गया। तो इस रिएक्शन को आप लोग ना देखेंगे, ये जो मैंने दिया इस रिएक्शन को आप लोग देख लेंगे। इसका पीएच मान अब बोल दिया जाए कि यानी कि Na2SO4 को जो पीएच मान होता है, इसका होता है 7 के बराबर होता है। क्योंकि हर एक लवण जो होता है उसका पीएच मान हम लोग को पता होना चाहिए कि लवण अम्ल का पीएच मान की अगर बात बोले, तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम। और भस्म की अगर पीएच मान की बात बोले, तो भस्म का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। और अगर यही बात कर ले कि लवण का पीएच मान, तो लवण का पीएच मान 7 के बराबर होता है। क्या होता है? 7 के बराबर होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे गए सवाल है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण। देखिए ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण जो है वो क्या है। तो आज ब्लीचिंग पाउडर की भी बात कर लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम अगर देखा जाए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, जैसे कि देख सकते हैं इसका सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे CaOCl और फिर इंटू करके Cl लिख सकते हैं। ये भी दोनों सेम चीज है। ये दोनों को अगर एक जगह पे लिखते हैं तो Cl2 हम लोग लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग को देखा गया है कि यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है CaOCl। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए, यह कैल्शियम ऑक्सीजन एवं क्लोरीन से बना यौगिक होता है। इसमें कौन कौन सा मिक्स है तो देख सकते हैं Ca मिक्स है, मतलब कैल्शियम है, ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है। यानी कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन ये तीनों इसमें क्या होता है, मिक्स होते हैं। और इसे चूने का क्लोराइड भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चूना। जो कि चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, मतलब CaOH का होल टू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होल ट्वाइस बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए ये होता है हमारा चूना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बुझा हुआ चूना। तो एक चूना का सूत्र ये भी होता है, सबका रस CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना का नहीं है बल्कि भखरा चूना का है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे और क्या आप लोग को आगे दिख रहा है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा ये सब नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, ये जो है किसका है, तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का है, या फिर ये सारे चीज को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो इसके आगे जैसे ही देखते हैं तो ये देखिए आप लोग के सामने है। अब इसके आगे क्या है आप लोग को दिखाते हैं, देखिए इसके आगे इसको मिटा लें। अब देखिए इसका निर्माण की विधि को हम देखते हैं। तो जब बुझे हुए चूने यानी कि जिसमें बुझा हुआ चूना है उसको अगर 40 डिग्री के तापमान पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग विरंजक चूर्ण प्राप्त कर लेते हैं। विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त होता है, तो जो बुझा हुआ चूना होता है जिसका मैंने सूत्र बताया था CaOH का होल टू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CaOH का होल टू, ये जो मेरा है बुझा हुआ चूना। अब इसको हम लोग बुझा हुआ चूना आखिर क्यों कहते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे बुझा हुआ चूना, जब कोई चूना है अगर उसको मैं पानी डाल देता हूँ यानी कि जल जैसे ही प्रवेश कराएंगे उसमें तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे H2O भी है, CaO होता है चूना का, और इसमें जैसे ही जल को प्रवेश करवाते हैं तो यही बन जाता है Ca, और ये देखिए दो गो O हो जाएगा और दो गो H हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं OH का होल टू, मतलब दो गो H है और दो गो O है। तो ये जो है भखरा चूना है और ये पानी है। जब दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं तो हम उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो देखिए बुझा हुआ चूना जो है उसको अगर हम 40 डिग्री के तापमान पर अगर क्लोरीन गैस उसको में प्रवाहित कर देंगे Cl2 को, तो हमारा बन जाएगा Ca, जो कैल्शियम है ये क्लोरी एक इसका ऑक्सीजन यानी CaO जो है। इस प्रकार से मैं दिखा सकता हूँ, इसको और भी तोड़ देता हूँ। तो देखिए तोड़ करके मैं क्या बना लेता हूँ कि CaO प्लस का H2O है। ये क्या है, इसको मैं ऐसे तोड़ लेता हूँ, और प्लस का Cl2 है। अगर इसका रिएक्शन करवाते तो CaO जो है वो क्लोरीन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करके बना लेगा CaO और Cl2, और ये जो पानी जो था वो अलग हो जाएगा, जल जो था वो हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग विरंजक चूर्ण को प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो कोच वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे हेल्पफुल वीडियो मिलने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और मेरे वेबसाइट जो है उस पर विजिट कर दीजिएगा
ताकि आपको वहां पर बहुत सारे पीडीएफ अपलोड मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप सभी लिंक्स को फॉलो कर लीजिए एक बार, जरूर से जरूर, क्योंकि एग्जाम से पहले आप लोग को बहुत सारे मटेरियल वहां पे आप लोग को मिलने वाला है। तो जरूर से जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और सारे लिंक्स को फॉलो करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? तो वैसे धातु के ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं, यानी कि जिसमें अम्लीय गुण और क्षारीय गुण दोनों होते हैं, उसी को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि धातु का ऐसा ऑक्साइड जिसमें क्या होना चाहिए कि प्रकृति जो है, जिसकी प्रकृति मतलब देखा जाए तो उसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों टाइप के होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म को लिखना। तो धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? तो देखिए धातुओं के निम्नलिखित भौतिक गुणधर्म है। सबसे पहला की सॉरी धातु बोल रहे हैं, अधातु का भौतिक गुणधर्म है। तो अधातु जो होता है चमकदार नहीं होता। क्या होता है? अधातु जो है चमकदार नहीं होता। बट एक अपवाद है जो आपका है आयोडीन, जो कि वो अधातु तो है बट वो चमकीला होता है। आयोडीन क्या है? अधातु है बट चमकीला होता है। तो ये हमारा एक क्या है? अपवाद है। अधातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है कि अधातु जो है विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। यानी कि अधातु, जितने भी अधातु पदार्थ है, अगर उसमें से करंट को क्रॉस कराया जाए तो करंट आर पार नहीं हो सकता है। यानी कि अधातु जो होता है उसका सुचालक नहीं होता। अगर करंट को ये साइड से वो साइड करना चाहे तो वो नहीं हो पाएगा। फिर देखते हैं अधातु जो है ठोस एवं गैस होती है। अधातु जो है दो तरह से होते हैं, एक ठोस और एक गैस। लेकिन एक ब्रोमीन जो है वो अधातु तो है बट ये द्रव पदार्थ है। द्रव में रहता है क्या? ब्रोमीन। तो ये हमारा क्या है? एक अपवाद हो रहा है। बाकी तो सब अधातु जो है ठोस और गैसीय होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक अपवाद में है जो कि द्रव पदार्थ में पाए जाते हैं, बट ये अधातु है। फिर एक है अधातु के गलनांक और क्वथनांक, ये निम्न होते हैं मतलब कम होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 तक मैंने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देख सकते हैं 5 क्वेश्चन नंबर में आपको क्या है कि आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है। कह रहा है क्या कि आयनिक यौगिक का गलनांक जो है और क्वथनांक जो है वो उच्च क्यों होता है। तो देख सकते हैं क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है। सबसे पहली बात, आयनिक मतलब कि आयन। आयन जो होता है दो टाइप के होते हैं। आयनिक का मतलब सबसे सिंपल चीज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आयन की बात कर रहे हैं। तो आयन जैसी हम बात कर रहे हैं तो आयन जो होता है दो टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो एक धन आयन होता है और एक ऋण आयन होता है। एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। ये सारे बात को क्लियर रखिएगा। तो धनायन और ऋणायन होते हैं, वही लिखा गया कि ये आयनिक यौगिक जो है वो क्या होता है कि निर्माण होता है धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण ये आपस में मजबूत होते हैं। एक प्लस चार्ज धन का मतलब होता है प्लस चार्ज और ऋण का होता है माइनस। यानी कि ये दोनों आपस में प्लस और माइनस आपस में अट्रैक्ट होकर के आपसी मजबूती बनाते हैं। इसीलिए इसका गलनांक और क्वथनांक जो है उच्च होता। उच्च का मतलब ज्यादा होता। क्योंकि अगर प्लस और माइनस, जैसे कि हम लोग एक चुंबक को लेते हैं तो उसका अगर प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को एक साथ ले जाया जाता तो आपस में क्या होता, वो चुंबक जो है चिपक जाता है। और वो चुंबक चिपक जाने के बाद उसको अगर थोड़ा सा हटाने की कोशिश करे तो थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन अगर प्लस प्लस एक साथ लेकर जाते हैं तो वो चिपकने की कोशिश नहीं करता। यानी प्लस माइनस आपस में कुछ मजबूती से ऐड रहता है, जिसकी वजह से इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसीलिए इसको हम भंगुर भी होता है। ये क्या होता है? आयनिक जो होता है वो भंगुर भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या। तो 6 में कहा जाता है कि खनिज किसे कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? खनिज किसे कहते हैं।
तो चलिए खनिज के बारे में वो देख लेते हैं। तो खनिज जो है ऐसा भौतिक पदार्थ है जो खान से खोद कर निकले जाते हैं। यानी कि खनिज जो है वो खोद कर निकाला था। सिंपल सी बात कहते हैं हम लोग, खनिज किसको कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाला जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो खनिज बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि भौतिक पदार्थ है। खनिज जो है वो एक भौतिक पदार्थ है जो कि हम लोग खान से, खान का मतलब क्या हुआ? जमीन के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं। या फिर कह सकते हैं पृथ्वी के सतह पर विद्यमान हर धातु युक्त ठोस जो है वो खनिज है। यानी जो वैसे वैसे जो जितने भी जो विद्वान है वो हर धातु जो है जिसमें धातु है, वैसे मतलब कि कहा जाता है कि जिस जमीन पे जितने भी ठोस विद्वान हैं, अगर उसमें धातु की मात्रा तो वो हमारा खनिज है। ऐसे नॉर्मली आप लोग याद रखिएगा कि जमीन से खोदकर निकाले गए पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। अब देखिए कुछ उपयोगी खनिज के नाम भी लिखना। तो उपयोगी खनिज जैसे हम लोग के लिए लोहा, अब्रक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जस्ता, चूना पत्थर, ये सारा चीज जो है वो खदानों से मिलता है। हम लोग को लोहा भी मिलता है, वो खदानों से मिलता है। अपरख मिलता है, वो भी खदानों से मिलता है। कोयला मिलता है तो खदानों से मिलता है। तो ये सारे जो है हमारे उपयोगी खनिज पदार्थ है। तो खनिज पदार्थ किसको कहते हैं? तो जमीन से खोद कर निकाले गए पदार्थ को हम लोग खनिज पदार्थ कहते हैं। और उसमें से महत्वपूर्ण क्या क्या आया? तो लोहा है, अब्रक, कोयला, बॉक्साइड, नमक, जस्ता, चूना पत्थर, ये सारा चीज हम लोग जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोग से एक विनती है कि आप लोग नए स्टूडेंट्स अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो सारे स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचा दे, ताकि वो भी अपने एग्जाम में अच्छा खासा रैंक कर सके। चलिए देखते हैं इसमें क्या कि अयस्क किसको कहते हैं। ये सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मैं देने वाला हूँ, टेंशन इसके लिए बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए अब ये देखिए अयस्क किसे कहते हैं। तो अयस्क में देख ले कि वे खनिज जिसमें धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जाती है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। चलिए इस बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों बोला गया। तो हम लोग देखते हैं कि खनिज क्या है और अयस्क क्या है, ये दोनों में कुछ अंतर भी होते हैं। तो चलिए अंतर क्या हो सकता है जो देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा देखिए, एक जो हमारा खनिज है और एक मेरा क्या है? अयस्क है। तो ये दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है कि जितने भी पदार्थ अगर हम जमीन से खोद कर निकाल लें, क्या कहता है कि जितने भी पदार्थ को हम अगर जमीन से निकाल लें वो मेरा क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। लेकिन अयस्क जो है वो भी जमीन से ही खोद कर निकालेंगे, लेकिन तब वो अयस्क वो तब कहलाएगा जब वो हमको आसानी से मिलेगा। ये नहीं कि हमको लाखों वर्ष लग गए हैं, बहुत टाइम लग गया हम लोग को। सॉरी थोड़ा सा ऐसे कैसे हो गया। चलिए इसमें क्या कहता है कि चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं, कट गया था थोड़ा सा। चलिए आगे करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। इसमें क्या कहता है कि हम लोग खनिज और अयस्क को देख रहे हैं ना। तो खनिज जो है हम लोग बताएं क्या कि वो उसको हम लोग जमीन से खोद कर निकालेंगे वो सारा खनिज कहलाएगा। लेकिन अयस्क जो है वही कहलाएगा जिसको अगर हम जमीन से निकालते हैं और वो हमको खर्चा उसमें कम पड़ता और आसानी से मिल पाता। जैसा कि अगर मैं 10 किलोमीटर अंदर तक गड्ढा खद दिया, या फिर कह सकते हैं 500 मीटर अंदर गड्ढा खदे हैं और उसमें से मेरा 10 केजी कोयला निकला, तो क्या इसको हमको खतने में यानी कि खुदाई करने में 500 मीटर तक अंदर जमीन के अंदर खुदाई करने में सोचो कि कितना खर्च हुआ होगा। और मेरा निकला 10 केजी कोयला, 100 केजी कोयला, 1 टन कोयला निकला, जिसमें हमको कोई जो है जितना मैंने पूंजी लगा चुका हूं उसमें उतना भी नहीं निकला। तो बताओ कि मैं नुकसान में हूं।
तब वो कोई भी एक आदमी जो हो नुकसान का सहना नहीं चाहेगा। तो ये अयस्क भी वैसा ही है कि ये कभी नुकसान सहना नहीं चाहता है। यानी कि वैसा ही चीज जो अयस्क कहलाएगा जिसको हम आसानी से और कम खर्चे में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा ही, जैसे 10 मीटर अंदर जैसे ही गड्ढा खोदें, मेरा कोयला निकलना शुरू हो गया और लाखों टन निकल गया कोयला, तो इस कंडीशन में वो हमारा अयस्क कहलाएगा। यानी अयस्क वैसे पदार्थ कहलाएंगे, वैसे धातु हैं जो आसानी से तथा कम खर्चा में प्राप्त किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसा कि ये भी बोला गया कि अयस्क को हम खनिज कह देंगे, लेकिन खनिज को अयस्क नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जमीन से जितने पदार्थ निकालेंगे वो तो खनिज है, बट अयस्क नहीं है, क्योंकि वो कम खर्चे में प्राप्त होगा तो ही अयस्क कहलाएगा, अन्यथा अयस्क नहीं कहलाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है भर्जन, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं जारन। ये किसको कहते हैं? तो सल्फाइड एस्को का वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड एस्क में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धि बाहर आ जाती है, यानी बाहर निकल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन या जारन कहते हैं। ये समझिएगा थोड़ा सा इसको, कि सल्फाइड एस्क, जितने भी सल्फाइड एस्क है, जैसे कि जेड जिंक सल्फेट, ये मेरा क्या है, सल्फाइड एस्क है। अगर सल्फाइड एस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब जेड को ऑक्सीजन मतलब O2 की उपस्थिति में क्या करना, गर्म करने पर ऑक्साइड एस्क बनता है। क्या बन जाएगा, ऑक्साइड एस्क बन जाएगा। यानी ऑक्साइड एस्क कौन हो जाएगा, जेडेनो, यानी कि जिंक ऑक्साइड। इस जिंक सल्फेट का हम जैसे ही रिएक्शन करवाएं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट क्या बन जाएगा, सॉरी जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और वाष्पशील अशुद्धि जो उसके अंदर रहेगा वो बाहर हो जाएगा। जैसा कि इसमें से कुछ अशुद्धि है जो कि SO2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो देखिए यही रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, यही क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन या जारन कहते हैं। जैसा कि रिएक्शन नीचे दिया गया है, जेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जेड प्लस का SO2 जो है वो अशुद्धि हो गया, ये हमारा ये जिंक ऑक्साइड हो गया, ये जिंक सल्फेट हो गया। ठीक है, तो ये सब को नोट्स कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। ये एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। 9 क्या है कि निस्तापन क्या है। जैसे मैंने भर्जन को देखा, जारण को देखा, सेम उसी प्रकार का होता निस्तापन, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें जो था सल्फाइड एस्क था, इसमें कार्बोनेट एस्क होता। तो देखिए लिखा हुआ कि कार्बोनेट एस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, मतलब लिमिट वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, ऑक्साइड एस्क प्राप्त होता है। जैसा कि देखा जा रहा है कि ZnCO3 को अगर मैं क्या कर लेता हूँ, गर्म करता हूँ एक निश्चित ताप पर, तो मेरा ये दो भाग में टूट जाएगा, ZnO और प्लस CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, जो कि ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्धि के रूप में बाहर हो जाएगा, बाकी ये मेरा प्राप्त हो जाएगा एस्क। फिर जैसे उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का देखते हैं, तो इसको भी अगर हम गर्म करते हैं तो इस कंडीशन में मेरा मिल जाएगा CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलने लगेगा। तो ये था हमारा निस्तापन। चलिए वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे रैंक कर सके। तो अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10, कि एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम धातु की प्राप्त कैसे होती है। यानी कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड से हम एल्युमिनियम धातु कैसे निकालते हैं, ये प्रक्रिया को हम देखने वाले हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O, ये होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O, सॉरी ऐसे नहीं, Al2O ये होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसके क्या कहता है, विद्युत अपघटन से
एलुमिना की प्राप्ति करते हैं। क्या करते हैं? इसका जैसे ही विद्युत अपघटन करवाते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? एलुमिना, जो कि विद्युत का अच्छा सा चालक नहीं है। क्या है? विद्युत का चालक वो नहीं होता। इसका द्रव्यनांक भी काफी उच्च होता है। क्या होता है? इसका द्रव्यनांक जो है काफी उच्च होता है। इससे अच्छा सुचालक बनाने के लिए तथा इसके गलनांक को कम करने के लिए बाहर से क्रायोलाइट मिलाया जाता है। क्रायोलाइट एवं फ्लोस्पार मिला देते हैं। क्या क्या मिलाते हैं इसमें? क्रायोलाइट, जिसका की बात बोले तो वो होता है, एक सेकेंड, बैटरी स्लो है, इसको ऑन कर लेते हैं। चलिए, बैटरी चार्ज में लगा दिए। अब देखिए इसमें क्या कहता है, क्रायोलाइट, यानी क्रायोलाइट का मतलब क्या होता है? Na3Al F6, ये हमारा जो है क्रायोलाइट का फॉर्मूला है। और फ्लोस्पार का फॉर्मूला है CaF2। तो ये दोनों को क्या किया जाता है? बाहर से मिलाया जाता है ताकि उसकी गलनांक कम हो जाए, और सुचालक बनाने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब इसके ऐसा करके तब इसका क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं तो एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति कैथोड पर हो जाती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा था कि ये जो है विद्युत के अच्छा सा चालक नहीं है, और इसका अगर विद्युत अपघटन करवाते एल्युमिनियम ऑक्साइड का तो इस कंडीशन में एल्यूमिना प्राप्त होता, ना कि एल्युमिनियम प्राप्त होता। अब एल्यूमिना जो है वो अच्छा चालक नहीं है, द्रव्यनांक उसका काफी उच्च होता। लेकिन अगर सुचालक बनाने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग? ये तो कुचालक था, तो सुचालक बनाने के लिए और गलनांक उच्च था, तो उसको कम करने के लिए हम लोग बाहर से क्रायोलाइट और फ्लोस्पार का उपयोग करते हैं। यानी कि Na3Al F6 और CaF2 का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम विद्युत अपघटन करवाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या मिल जाता है? एल्युमिनियम की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन 10 तक ही रखता हूं ताकि वीडियो को बड़ा ना हो जाए। बाकी का क्वेश्चन नंबर 11 से मैं नेक्स्ट वीडियो में देखने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मैं और भी मोटिवेट होऊंगा, और ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आऊंगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वेबसाइट का भी लिंक दिया होगा, उस लिंक पर विजिट जरूर करें, क्योंकि वहां पे ऐसे बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। जैसा कि मैं उस वीडियो मैं खोल करके भी दिखा देता हूँ वेबसाइट को, जहां जाकर आप एक बार विजिट जरूर करिएगा। चलिए, मैं वेबसाइट को देखता हूँ खोल करके। चलिए, यहाँ सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग क्या करिएगा, कोई भी क्रोम ब्राउजर खोलिएगा और सर्च कीजिएगा स्टूडेंट स्टडी पॉइंट। जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, मैं पेंसिल ले लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा studentstudypoint.com। यहीं आप लोग को सर्च करना। अगर इससे नहीं होगा तो एक स्लैश ऐसे करके दे देना। उस स्लैश लगाने के बाद आपको क्या कर देना है? सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देना, और देखते हैं सर्च करके जो वेबसाइट जो मेरा खुलेगा उस पर देखिए क्लिक करते हैं। चलिए, देखिए आप लोग के सामने मेरा वेबसाइट खुल चुका है। तो यही है स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट का वेबसाइट, और इसी पे आप लोग को देखिए आगे जैसे नीचे बढ़ते हैं तो आप लोग को सारा लिंक्स ये सब देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करके क्लास 12th वाला, यहाँ क्लास 10th है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से, सब्जेक्टिव यहाँ से, मॉडल पेपर यहाँ से देख सकते हैं। नीचे जैसे हल्का सा और नीचे बढ़ते हैं तो इस कंडीशन में आप लोग को देखिए क्या क्या मिलने वाला है, देख लीजिएगा। देखिए, जैसे ही आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ पे आप लोग को और भी कुछ देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि क्लास 10th का ये साइंस का सेट 1, साइंस का मॉडल पेपर सेट 2, मॉडल पेपर सेट 3, सेट 4, सेट 5, ऐसे ये साइंस का मिलने वाला है। सोशल साइंस का भी 5 सेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। हिंदी का 5 सेट देखने के लिए मिलेगा। फिर मैथ्स का 5 सेट देखने के लिए मिलेगा। संस्कृत का भी 5 सेट देखने के लिए मिलेगा। ऐसे आपको बहुत सारे सेट मिलने वाले हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कि जैसे इसका मैं सेट खोल करके दिखाता हूँ। जैसे ये आपको, इसको जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा सेट खुल जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने, यहाँ से
खंड आ और खंड ब में क्वेश्चन को बांट दिया गया है। जैसे कि खंड आ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि टोटल 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होता है, वैसे ही टोटल इसमें 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैं देखो स्क्रॉल करते जाता हूँ तो देखिए आप लोग को 80 का 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टोटल 80 हो जाते हैं। और देखिए 80 कंप्लीट हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद मैं देखो आप लोग को लघुत्तरीय प्रश्न यानी भौतिक शास्त्र का, जो कि 1 से 8 प्रश्न लघुत्तरीय, जिसमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होने वाले हैं। तो ऐसे सारे प्रश्न आपको जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम उसी प्रकार से सारे बहुत सारे वेबसाइट पे आपको मिलेगा, बट सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसे मॉडल पेपर नहीं मिलने वाला। ये सब मैं खुद तैयार किया हूँ। तो ये सारे चीज को एक बार विजिट करें और जरूर एक से एक बार आप लोग देखें, और आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताएं, अपना ओपिनियन यहाँ पे जरूर दें कि आप लोग को ये वेबसाइट से क्या हेल्प मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। आप लोग एक बार अपने कमेंट को जरूर पोस्ट करें, और आपको ऐसे बहुत सारे मैं पीडीएफ इस पे अपलोड कर रहा हूँ। तो एक बार वेबसाइट को भी विजिट जरूर करें। चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।